नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट फिजिक्स बाय सोहन सर यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और नीट की जो प्रिपरेशंस है दोस्तों, इसमें डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है प्रिपरेशंस का। लगभग 1 या 2 साल तो कम से कम चाहिए। कम से कम 1 साल की जो मेहनत है वो तो लगेगी लगेगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इतने लंबे समय तक जब आप पढ़ाई करते हो, 1 साल या 2 साल या कई बार 3 साल तक, तो आपके मन में कई बार डाउट आता है कि क्या मैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है, इस चीज़ से घबराना नहीं है। जो फर्स्ट टॉपर होगा उसने भी कभी ना कभी इस चीज़ को फेस किया है। ठीक है, तो अपने आप में विश्वास रखना है। आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, क्रैक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन क्यों चाहिए? क्योंकि देखो, मोटिवेशन जो होती है वो 2 या 3 दिन तक आपको स्टडी हार्ड वर्क करने में हेल्प करेगी, लेकिन उस मोटिवेशन को कंटिन्यू रखने के लिए डिसिप्लिन जो है वो बहुत काम आता है। ठीक है, जैसे डिसिप्लिन क्या है? आप 2-3 दिन जो है वो मन लगा के पढ़ते हो, 5 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे पढ़ते हो, 8-9 घंटे जो है वो स्टडी करते हो, लेकिन 1 हफ्ते के बाद जो है वो आपका जो प्रोसेस होता है उसको आप कम कर देते हो। ठीक है, वजह क्या है? कि वो डिसिप्लिन का लैक है आप में। ठीक है, डिसिप्लिन एक ऐसी हैबिट है, जिस दिन आपने सोचा ना कि आज नहीं यार, 1 हफ्ता पढ़ लिया, एक दिन जो मैं रेस्ट कर लेता हूँ, तो वो डिसिप्लिन आपका आपको एक दिन भी रेस्ट नहीं करने देगा। आप तो चाहोगे कि क्यों ना आज थोड़ा कम पढ़ा जाए या रेस्ट कर दिया जाए, लेकिन जो डिसिप्लिन की आदत अगर आप में बन गई होगी, तो वो आपको जो है वो रेस्ट नहीं करने देगा। उस दिन भी आप ना ना करके मतलब अपना 90-80% जो वो दे ही दोगे। तो डिसिप्लिन एक ऐसा टूल है जो आपको कॉन्स्टेंटली जो वो मोटिवेट रखता है आपके अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो मोटिवेटेड भी रहना है, स्टे मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि बड़ों की बात मान लिया, वो अलग चीज है। पढ़ाई में डिसिप्लिन का मतलब है कि आपने जो टारगेट दिन का लेके चले हो कि आज आपने 5 आवर्स पढ़ना है या 6 आवर्स पढ़ना है, आप उस टारगेट को पूरा कर पाते हो कि नहीं। आपने जो अपनी कमिटमेंट की है अपने आप से कि आज मैंने इतने आवर्स पढ़ना है, या इन इन टॉपिक को मैंने रिवाइज करना है, या नए टॉपिक को पढ़ना है, अगर आप उस कमिटमेंट को फुलफिल कर पाते हो तो इट मीन्स आप डिसिप्लिन में हो। आप सुबह उठना चाहते हो लेकिन सुबह नहीं उठ पाते, या इस टॉपिक को या कोई टॉपिक मान के चले हो इसको 1 महीने में टारगेट में कवर करना है या आज के दिन में कवर करना है, इस चीज को आपने मन में बसाया हुआ है, लेकिन आप जो वो अगर इस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आप में डिसिप्लिन की कमी है। ठीक है, तो ये जो हाई कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। यही फर्क होता है एक सक्सेसफुल एंड जो फेलियर कैंडिडेट है उनके बीच में, कि वो थ्रू आउट द ईयर जो वो डिसिप्लिन में रह के अपनी स्टडी जो है वो करता है। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है वो 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते तक को काम करेगी, लेकिन उस मोटिवेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि नीट फिजिक्स बाय सोहन सर यूट्यूब चैनल में अभी जो वो बेसिक कंसेप्ट जो वो समझाए जा रहे हैं, ठीक है, और एडवांस लेवल के कंसेप्ट जो वो 2-3 महीने के बाद जो है वो अपडेट किए जाएंगे। अभी मैं इन लेक्चर्स को इस वे से समझा रहा हूँ कि जो जीरो से जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है उसको भी जो है वो ये वीडियोस जो है और ये जो चैनल है वो हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो है, इसमें सबसे पहला कीवर्ड है मोशन। ठीक है, तो देखिए मोशन होता क्या है। अब आप बोलोगे व्हाट इज मोशन, तो मोशन को आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। मोशन जो है वो एक बता सकते हो, दिस इज ए स्टेट ऑफ ए बॉडी, या ऑब्जेक्ट की एक स्टेट होती है। ठीक है,
एक बॉडी जो है वो मोशन में कब होगी, इसको बोलोगे आप स्टेट ऑफ मोशन। क्या बोलोगे? स्टेट ऑफ मोशन। अब व्हाट इज मोशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ मोशन। व्हाट इज स्टेट ऑफ ए मोशन? एक ऑब्जेक्ट जो है वो किस स्टेट में है? मोशन में है, तो वो स्टेट ऑफ मोशन है। अगर वो रेस्ट में है तो उसकी स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट है। एक बॉडी जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में कब होता है, या उसकी स्टेट जो वो मोशन में कब होती है? जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करता है, लगातार चेंज कर रहा है विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ उसकी पोजीशन में लगातार चेंज हो रहा है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ए पे था, ठीक है, वो यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, यहां, ऐसे ऐसे वो कंटिन्यू अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है, और बी तक पहुंच गया, तो ए से बी इस टाइम में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है विद टाइम। ठीक है, तो समय के साथ कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करता है तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में है। तो लगा पता स्टेट ऑफ मोशन क्या होगी? कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में तभी होगा जब वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करेगा, लगातार चेंज करेगा विद टाइम। ठीक है, ये जो डेफिनेशन ये थोड़ी सी समझने को तो ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और यहां पे ऐड करोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को जिस पॉइंट से स्टडी किया जाता है उस पॉइंट को बोलते हैं आप रेफरेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट। सपोज करो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को मैंने ए से जो है वो स्टडी करना स्टार्ट किया, मैं ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहा हूं, तो ए जो वो रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए रेफरेंस पॉइंट जो है आप इसको विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग भी बोल सकते हो या विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। अब क्या डेफिनेशन बनी? जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करता है विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट से उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे ए से पहले ऑब्जेक्ट इतने दूर पहुंचा, थोड़ी देर बाद ए से और दूर चला गया, फिर ए से और दूर होता गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को ए के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? ए से दूर जा रहा है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट से जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मोशन लग गया पता? जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करता है विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे दो ऑब्जेक्ट है, एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों ये इसी पॉइंट पे। ठीक है, अब क्या हुआ? जैसे जैसे टाइम बीतता है, बी पहले यहां पे पहुंचा, फिर यहां पे पहुंचा, फिर यहां पे पहुंचा, फिर यहां पे, और लास्ट में यहां पे पहुंच गए। ठीक है, तो अब बी जो है वो अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है विद द पासेस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से बी अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है। अब ए के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो पहले वो ए के साथ था, कुछ टाइम के बाद वो यहां पे पहुंच गया, ए से थोड़ा दूर चला गया, उसके बाद और दूर चला गया, तो ए यहां पे रेफरेंस पॉइंट है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो मोशन में है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बी अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है विद टाइम। तो वी जो है दैट इज इन मोशन, तो बी जो स्टेट ऑफ मोशन में है। आई समझे बात? ठीक है, ये अब एक और केस लेता हूं मैं, जैसे तीन ऑब्जेक्ट माने ए बी एंड सी। ठीक है, अब बी जो है वो अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, सी भी उसी हिसाब से अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है। यहां पे टाइम मैंने 0 माना,
जब टाइम 0 मींस अभी आपकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा, बी यहां पे पहुंच गया, T1 पे यहां पे पहुंच गया, और सी भी T1 पे यहां पे पहुंच गया। T2 टाइम के बाद ये बी यहां पे पहुंचा और सी भी यहां पे पहुंचा। T3 पे सी बी यहां पे पहुंचा और सी भी यहां पे पहुंचा। अब यहां देखो, अब बी और सी जो है वो अपनी पोजीशन को विद द पासेस ऑफ टाइम कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बी और सी जो है वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि वो ए से आगे निकल गए हैं। ए वही का वही है ऑब्जेक्ट, बी और सी जो है वो आगे निकल गए हैं। तो इट मींस बी और सी ने ए के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज किया है कंटिन्यूसली, ठीक है, विद टाइम। तो हम बोलेंगे कि वी भी स्टेट ऑफ मोशन में है और सी भी स्टेट ऑफ मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। आई समझ? ठीक है ये। लेकिन व्हाट अबाउट बी एंड सी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर? अब बी और सी जो है वो टी जब 0 था तब भी एक साथ थे, T1 पे भी एक साथ है, T2 पे भी एक साथ है, T3 पे भी एक साथ है। तो क्या बी और सी अपनी पोजीशन को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि यहां पे भी ये साथ में थे, यहां पे भी ये साथ में है, यहां पे भी ये साथ में, यहां पे भी ये साथ में। इट मींस B is not changing its position with respect to C, or C is not changing its position with respect to B. It means B जो है वो in state of rest है with respect to C, और उसी तरह C जो है वो B के रिस्पेक्ट में भी state of rest में है। आई समझ बात? ठीक है ये। तो ये यहां पे होता है ये एक एग्जांपल कि इसमें बी देखो, बी ए के रिस्पेक्ट में मोशन में है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है। लेकिन सी के रिस्पेक्ट में बी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में बी जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें आप बता सकते हो क्या कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में भी हो सकता है, स्टेट ऑफ मोशन में भी हो सकता है एट ए टाइम। ठीक है, किस रेफरेंस में आप जो है वो उसके मोशन को स्टडी कर रहे हो, वो रेफरेंस पॉइंट जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई समझ बात की नहीं? ठीक है ये। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो बस स्टॉप में दो फ्रेंड जो वो बस में बैठ गए, ठीक है, और तीसरा फ्रेंड जो वो बस स्टॉप पे उनको जो वो सी ऑफ करने आया है, ठीक है। अब कुछ टाइम का बस चल के यहां पे पहुंच गई है, ठीक है। तो बी और ये जो दो दोस्त है वो यहां पे साथ में थे, ठीक है, कुछ टाइम के बाद भी साथ में ही बैठे हुए बस में, तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट में है। जबकि तीसरा जो दोस्त था जो बस स्टॉप पे उनको बाय कर रहा है ना, टाटा कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों दोस्त आगे चले गए हैं। तो जो बस में बैठे या कार में बैठे टू फ्रेंड्स है वो इन स्टेट ऑफ मोशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। जो बस स्टॉप पे दोस्त खड़ा है उनका, उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में है। लेकिन जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट में है। आई समझ? ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट एट एनी टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक चीज के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है तो दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। आई समझ बात की नहीं? ठीक है ये। तो ये था कंसेप्ट किसका? स्टेट ऑफ मोशन का। ठीक है दोस्तों, अब स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेट ऑफ रेस्ट में क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मोशन हो गया। अब है आपके पास स्टेट ऑफ रेस्ट।
ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में कब होता है? जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो जैसे एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट बी है, t0 था, ठीक है, अब 2 या 3 सेकंड के बाद ये अब भी यहीं पे खड़े हैं, ना ये आगे जा पा रहा है ना ये आगे जा रहा है। ठीक है, तो इट मींस ए जो है वो विद द पासेज ऑफ टाइम या टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी। ए के लिए बी रेफरेंस पॉइंट है, बी के लिए ए रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो ना ए बी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर पाया, ना बी ए के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रहा है। इट मींस ये दोनों ए और बी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, लगा पता व्हाट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन? आई समझ दोस्तों? ठीक है, ये अब बात करें मोशन। मोशन को जनरली जो भी मोशन है, जितने भी कंसेप्ट है, कोई भी बॉडी मोशन में, वहां पे हम एब्सोल्यूट मोशन एंड एक होता है रिलेटिव मोशन। एब्सोल्यूट का मतलब जो जैसे हमारी अर्थ है अभी, ठीक है, अर्थ जो वो घूम रही है, अब अर्थ का मोशन जो है वो एब्सोल्यूट है। अगर किसी चीज के रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे तो मोशन कैसा है? एब्सोल्यूट है। अब एब्सोल्यूट मोशन जो है तो वो ऑब्जर्व हो रहा है, हमें नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें किसी स्टार के रिस्पेक्ट में देखें हम अर्थ को घूमता हुआ, तो वो जो मोशन है वो बन जाता है रिलेटिव मोशन। तो फिजिक्स में ज्यादातर मोशन जो स्टडी किए जाएंगे दैट विल बी रिलेटिव मोशन। ठीक है, जो ए और मैं बोलूं ए अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रही है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट मोशन। लेकिन ए बी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रही है, दैट इज रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो फिजिक्स या साइंस में जो रिलेटिव मोशन है दैट मेक मोर सेंस। ठीक है, मोर इंपॉर्टेंट लगे बता। तो रिलेटिव मोशन जो है वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। आई समझ बात की नहीं? ठीक है, तो मोशन तो सभी जगह है। ठीक है, हम सो जाएंगे, हमारे जो लंग्स है उसके अंदर हवा आ रही है जा रही है कंटिन्यूसली, वो मोशन है। हमारी आर्टरी से ब्लड जो वो फ्लो कर रहा है वो भी मोशन में है। यूनिवर्स में देख लो, गैलेक्सी जो है वो घूम रही है, प्लैनेट जो है वो मोशन में है। ठीक है, तो लगभग यूनिवर्स में हर चीज जो वो क्या है, मोशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हो गया स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। अब देखो नेक्स्ट, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है या एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है। ठीक है, अब हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद ये बी पॉइंट पे पहुंच गई। एक ऑब्जेक्ट ए पे था, कहां पे पहुंच गया? बी पे। ठीक है, अब बी पे पहुंच गया, अब यहां देखो बी से ये आ गया सी पे। ठीक है, पहले ए पॉइंट पे था, ए से बी पे पहुंचा, बी के बाद सी पॉइंट पे। अब जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी किया जाता है, हमने ए से स्टडी, हो सकता है ये ऑब्जेक्ट पीछे से ही मोशन में आ रहा हो, लेकिन हमने ए से जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो ए जो है दैट इज इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन। ठीक है, जिस पॉइंट से या जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट होगा या हम उसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हमने उसके मोशन को सी पॉइंट तक स्टडी किया, तो ये जो सी पॉइंट है दैट इज फाइनल पोजीशन। दैट इज फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो लगा पता कि नहीं? ठीक है, अब एक बात बताता हूं मैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट
के मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना है विदाउट स्टडिंग इट्स कॉज। मोशन किसकी वजह से है उसको स्टडी किए बिना हमने मोशन को स्टडी करना है, दैट इज काइनेमेटिक्स। तो लगा पता काइनेमेटिक्स क्या होगी? काइनेमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें, या मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं व्हाट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करेंगे व्हाट, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ अ मोशन। मोशन के कॉज को कंसीडर नहीं करेंगे, मोशन किसकी वजह से है उस चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको स्टडी नहीं करेंगे। तो दैट इज काइनेमेटिक्स। अब मैंने यहां पे बोला एक ऑब्जेक्ट ए पे था, ए पे बी पे आया, बी पे सी तक पहुंचा, तो मैंने ये बोला ए से बी तक कैसे गया या बी से सी तक कैसे पहुंचा। तो कॉज ऑफ मोशन जो है वो मैंने डिस्कस नहीं किया यहां पे। दैट मीन्स वी आर हियर इन काइनेमेटिक्स। तो हम अभी काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, मोशन को डिस्कस करेंगे, मोशन के कॉज को डिस्कस किए बिना, ठीक है। ये तो लगा पता इनिशियल पोजीशन क्या होती है, जिस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जो वो स्टार्ट होगा या जहां से हम मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है ऑब्जेक्ट जो वो सी से आगे भी चला जाए, लेकिन हमने सी तक ऑब्जर्व करना इसके मोशन को, तो सी इज इट्स फाइनल पोजीशन। आई समझ? तो जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होगा तो जहां से वो अपना मोशन स्टार्ट करेगा वो उसकी इनिशियल पोजीशन होती है, और जहां तक हम उसके मोशन को स्टडी करेंगे वो उसकी फाइनल पोजीशन होती है। तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। आई समझ बात? ठीक है। ये अब देखो, अब जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट था, पहले ए से बी पहुंचा, बी से सी पहुंचा, तो जब ऑब्जेक्ट एक मोशन में होता है तो मोशन के दौरान उसने टोटल कितना पाथ कवर किया, तो इसने कितना पाथ कवर किया, पहले ए बी, ए से बी, ए बी, फिर बी से सी, बी सी, तो दिस इज व्हाट, टोटल पाथ। तो ये टोटल पाथ जो है वो इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है जब ये मोशन में है। तो जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसने टोटल कितना पाथ कवर किया, ए से बी, ए बी हो गया, बी से सी, बी सपोज करो दिस इज 5 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर, इमेजिन करो, ठीक है। ये तो इसने टोटल कितना पाथ कवर किया, 5 मीटर प्लस 3 मीटर, दैट इज 8 मीटर। तो 8 मीटर जो है दैट इज डिस्टेंस। तो जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो टोटल कितना पाथ कवर करता है ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो इस ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया, ए से बी 5 मीटर हो गया, बी से सी 3 मीटर हो गया, तो टोटल पाथ कवर किया इसने 8 मीटर। तो 8 मीटर इज डिस्टेंस। आई समझ? ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो टोटल कितना पाथ कवर करता है, कितना रास्ता जो वो तय करेगा। तो कितना रास्ता तय किया इसने, ए से बी एंड बी से सी, दैट इज ए बी प्लस बी सी। तो ये होती है डिस्टेंस, ठीक है। एंड डिस्टेंस को हम मापते हैं मीटर में। तो ऐसा यूनिट जो डिस्टेंस की वो क्या है, मीटर। आई समझ? वैसे तो किलोमीटर बड़ी होगी तो किलोमीटर भी आएंगे, लेकिन जो ऐसा यूनिट है डिस्टेंस की दैट इज मीटर। आई समझ? ठीक है। ये तो दिस इज व्हाट, डिस्टेंस। तो आई समझ दोस्तों, ये डिस्टेंस का कंसेप्ट कहां से आया भाई, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो ही तो डिस्टेंस कवर करेगा। जब एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो कोई डिस्टेंस कवर थोड़ी नहीं करेगा, वो तो अपनी जगह ही रहेगा। तो ना वहां पे डिस्टेंस आएगी, ना डिस्प्लेसमेंट आएगी, ना स्पीड आएगा, ना वेलोसिटी आएगी, ना एक्सेलरेशन, कुछ नहीं आएगा। तो ये सभी कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं मोशन से। तो डिस्टेंस हो गया। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट
ठीक है, तो फिर वही एग्जांपल देते हैं। एक ऑब्जेक्ट ने ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे पहुंचा, बी से सी पे पहुंचा। ठीक है, तो जब ये एक ऑब्जेक्ट मोशन में था तो उसकी इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है। ठीक है, तो टोटल ए से सी उसने कितना पाथ कवर किया, दैट इज ए बी प्लस बी सी, वो है डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं आप डिस्प्लेसमेंट। तो ए सी जो है शॉर्टकट ए से सी, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ आई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट, एक चीज देखो, जैसे ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे, और ये बी तक पहुंच गया, तो ये इसने टोटल पाथ कवर किया है। तो ये टोटल पाथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थोड़ी है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, टोटल पाथ जो है ये डिस्टेंस है कवर बाय ए बॉडी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पहले ऑब्जेक्ट यहां पे था, अब कहां है, यहां पे। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए बी, ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे सीधी लाइन ही क्यों लगाई? वही दो पॉइंट के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस आती है वो उनके बीच में स्ट्रेट लाइन ही होती है, उनके बीच में स्ट्रेट लाइन ही होती है। और यहीं से एक चीज और सीखो, जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है या प्रोपेगेट करती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। क्यों? क्योंकि वो उस रास्ते को चूज करती है जो कम से कम समय ले या शॉर्टेस्ट रूट में से जाए। तो दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट रूट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। याद रखना, लाइट जो हमेशा ही शॉर्टेस्ट पाथ जो वो फॉलो करती है, वो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। ठीक है, तभी लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आई समझ बात की नहीं? आप बोलोगे कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? एक एग्जांपल और देता हूं मैं, देखो ये पाइप है, ठीक है, ये जो है वो पाइप है, सीधी पाइप है। आप जब यहां से देखोगे तो आपको यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? यस, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो ऐसे सीधे पाइप के अंदर से होते हुए आप तक पहुंच गई। ठीक है, लाइट सीधी निकल आई। अब एक ऐसी पाइप है जो बेंड की हुई है ऐसे, अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप इस पाइप से देख पाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि लाइट यहां से सिर्फ सीधे ऐसे आएगी और यहां से वापस चली जाएगी। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी लाइट दिखेगी पर ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाइप बेंड है, बेंड है तो लाइट जो वो बेंड होके दूर नहीं आएगी, लाइट सीधी यहां तक आएगी और यहां से वापस हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट। यहां पे लाइट दिखेगी आपको यहां से, लेकिन ये ऑब्जेक्ट थोड़ी नहीं दिखेगा, जबकि यहां से आपको ये इतना इतना ऑब्जेक्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि पाइप स्ट्रेट थी, तो स्ट्रेट पाइप में से लाइट सीधी आ गई क्योंकि वो सीधी जाती है। लेकिन यहाँ पे पाइप कैसी है, बेंड है, तो जब लाइट यहां से ऐसे जाएगी तो आगे ऐसे नहीं आ पाएगी क्योंकि उसको बेंड होने नहीं आता है। तो लगा पता कि नहीं? ठीक है, वो अलग बात है, लेंसेज के केस में या मिरर के केस में वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन होगा, वो अलग चीज है। आई समझ? ठीक है, ये तो ये एक एग्जांपल था कि दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है,
स्ट्रेट लाइन। आई समझ? ठीक है। ये तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को किस में मापेंगे? मीटर में ही मापेंगे, क्योंकि है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ही है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस ही है, बस कैसी? शॉर्टेस्ट। ठीक है। ये तो डिस्प्लेसमेंट को भी आप किस में मेजर करते हो? मीटर में। ठीक है। ये अब थोड़ा सा आगे जाने से पहले एक देख लेते हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था स्टार्टिंग में, फिजिकल क्वांटिटी याद करो, फर्स्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो। समझाई? ऐसी क्वांटिटी जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, उसमें फर्स्ट चैप्टर में तो उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, लेकिन आज हम इसका अलग ही टाइप पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। मैग्नीट्यूड मींस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं आप स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। इसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है उसको बोलते हैं आप स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में उसमें डायरेक्शन भी होती है, तो उसको बोलते हैं आप वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसमें क्या होगा? इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, आपका नहीं, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी अब मैंने क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या दी थी? मैंने बोला था कि कोई भी क्वांटिटी जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापोगे तो उसका रिजल्ट आएगा ना कि वो कितना है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे ये मार्कर है, इसकी लेंथ कितनी है? तो फिजिकल क्वांटिटी यहां पे लेंथ है, लेंथ आई सपोज करो 8 सेंटीमीटर। ठीक है। सपोज करो लेंथ आई 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर इज मैग्नीट्यूड। 8 सेंटीमीटर इज मैग्नीट्यूड। अब मैं यहां से यहां मापूं या यहां से यहां मापूं, वो 8 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है। तो दैट्स वाई स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। लेकिन कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा, साथ में उसमें डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन का मतलब क्या है? कि वो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बोलता हूं फोर्स। ठीक है। अब ये मार्कर है, अब इस पे लगेगी 10 न्यूटन की फोर्स। 10 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन की फोर्स अगर मैं इस साइड से लगाऊंगा मार्कर को, तो मार्कर इस साइड जाएगा। ठीक है। अगर 10 न्यूटन की फोर्स मैं इस साइड से लगाता हूं तो मार्कर इस साइड जाएगा। इट मींस अब मैं बोलूं कि मार्कर पे मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, अब मार्कर कहां जाएगा? तो आप बता सकते हो कहां जाएगा? जब तक मैं आपको यह ना बताऊं कि 10 न्यूटन की फोर्स इस साइड से लगी है या इस साइड से लगी है,
तब तक आप 10 न्यूटन के जो फोर्स का जो इन्फ्लुएंस है या जो इम्पैक्ट है उसको नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, यही काफी नहीं है, 10 न्यूटन फोर्स किस दिशा में लग रही है वो भी मैटर करता है। समझाई? जैसे दरवाजा है, दरवाजा खुलेगा इस साइड, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो उस साइड तो दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन उतनी फोर्स आप इस साइड लगाओगे तो डोर जो वो ओपन हो जाएगा। तो ये है फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करती है, साथ में किस डायरेक्शन में लग रही है वो डिसाइड करेगा उसके इंपैक्ट को। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगी, उसको बोलते हैं आप वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब थोड़े से एग्जांपल बता देता हूं मैं। जैसे अभी आपने डिस्टेंस पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो वो क्या है आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। मास ये क्या है, ये भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड ये भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। आई समझ? ठीक है। ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में जैसे डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर फोर्स, फिर लीनियर मोमेंटम। ठीक है ये। अच्छा एरिया, एरिया किस में आएगा, इसमें आएगा उसमें आएगा, तो एरिया जो है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। आई समझ? ठीक है ये। तो दिस इज व्हाट फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ये। अब ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि अब हम जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो पहला तो लग गया पता, डिस्टेंस जो होता है वो क्या है, बच्चे मैं बिल्कुल बेसिक से चला हूं, बिल्कुल उसमें, ठीक है, एडवांस में नहीं जाना चाहता मैं अभी, क्योंकि उन बच्चों का क्या जिनके बेसिक्स ही बने नहीं हुए। ठीक है, तो इसलिए मैं इस चैनल पे आपको बेसिक से बेसिक कंटेंट भी मिलेगा और बाद में एडवांस लेवल का कंटेंट भी मिलेगा। इन चीजों से आप जो है वो पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसके बिना भी नहीं कर सकते। ठीक है ये, तो ये वो बेसिक नॉलेज जो या बेसिक सीरीज जो वो चली हुई है। डिस्टेंस में एक डेफिनेशन, ये टोटल पाथ है। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो टोटल कितना पाथ कवर करता है, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, और दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरी चीज इसको मीटर में मापते हैं, यस, तो इसको भी किस में मापेंगे आप, मीटर में ही मापेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तभी तो मैंने स्केलर वेक्टर पहले बता दिया आपको, नहीं तो आप बोलोगे स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। तो लगा पता, ये डिस्टेंस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट मींस इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है। जैसे मैंने बताया था कि इस मार्कर की जो लेंथ है या यहां से यहां जो डिस्टेंस है दैट इज 8 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां मापोगे तब भी 8 सेंटीमीटर है, यहां से यहां मापोगे तब भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है ये, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में है, मोशन में है तो वो मोशन में है तो वो कहीं ना कहीं जाएगा, जब जाएगा तो कुछ ना कुछ पाथ तो ट्रेवल करेगा,
पाथ कवर करेगा तो वो कुछ ना कुछ आएगा, तो वो पॉजिटिव में आता है हमेशा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आती है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब वो कैसे, वो समझते हैं हम यहां पे, आई समझ? ठीक है, देखो जैसे यहां पे एग्जांपल, तो एक ऑब्जेक्ट ने ए से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ए से चलना स्टार्ट किया, कहां पे पहुंच गया, बी पे, और ए से बी की डिस्टेंस सपोज करो 5 मीटर, ठीक है, फिर बी से वापस आया और ए तक पहुंच गया, ठीक है, पहले ए से बी गया फिर बी से ए आया, तो टोटल पाथ कितना हुआ, ए बी प्लस बी ए, तो ए बी भी 5 मीटर है, बी ए भी 5 मीटर है, तो कितना बन गया ये 10 मीटर, आई समझ? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जहां से चला है वहीं पे पहुंच गया है, इनिशियल पोजीशन भी ए थी, फाइनल पोजीशन भी ए थी, तब भी डिस्टेंस क्या आई, पॉजिटिव आई। ठीक है, ये एक केस और, जैसे एक ऑब्जेक्ट ए से चलता है बी पे पहुंचता है, ठीक है, और फिर ए से बी गया, बी से ए की तरफ आता है और सी पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये सपोज करो 5 मीटर है, ये सपोज करो 4 मीटर है, तो टोटल पाथ ए क्या है इसकी इनिशियल पोजीशन, सी क्या है इसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है, तो टोटल पाथ क्या कवर किया, पहले ए से बी गया तो ए बी, प्लस बी से ए आया बी ए, फिर ए से सी आया ए सी, ठीक है, तो कितना आया 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 4 मीटर, तो दैट इज 14 मीटर। तो इन दोनों केसेस में डिस्टेंस कितनी आई है, पॉजिटिव आई है, क्या आई है, पॉजिटिव। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट करता है और ए से पहुंच गया बी में, डिस्टेंस में 5 मीटर ही देता हूं, ठीक है, ये अब बी से वो पहुंचता है ए पे, बी से पहुंचता है ए पे, पहले ए से बी गया फिर वो बी से ए आया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो अब यहां पे, इसकी इनिशियल पोजीशन कहां है ए, फाइनल पोजीशन भी कहां है ए, तो ए से कितने दूर है, जीरो, ए से कितने दूर है, जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी यहां पे, जीरो। अब वो कैसे आई देखो, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वही आएगी, अब डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले ए से बी की बॉडी, ए से बी, अब कैसे आई बी से ए, तो बी से पहले ए से बी, डायरेक्शन स्टार्टिंग में ये थी, डायरेक्शन स्टार्टिंग में ये थी, तो स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाती है, अब वो ऐसे हो गया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो बी ए क्या बन जाएगा, नेगेटिव, तो ये आया 5 मीटर माइनस 5 मीटर दैट इज 0। ठीक है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में याद रखना आपने, जो स्टार्टिंग की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ली जाएगी, अगर स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ऐसे आता तो ये वाली पॉजिटिव लेनी थी, फिर बाद में ऐसे जाएगा तो वो नेगेटिव लेनी थी। ठीक है, ये तो लगा पता, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो हमने पहले भी की है, आ गई 0, ये अब नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव कब आती है डिस्प्लेसमेंट, तो ये देखो ऑब्जेक्ट ए पे है, ए से पहुंचा बी पे और फिर ए से बी से वापस पहुंच गया सी पे, ठीक है, ये और ए से भी 5 मीटर माना और ये है सपोज करो 3 मीटर। अब ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया चलना ए से बी को, तो ए से बी कितना गया, ए बी, तो वो पॉजिटिव आएगी क्योंकि स्टार्टिंग की मोशन की डायरेक्शन ए से बी है, तो वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, प्लस अब बी से कहां आया, ये सी तक, तो ये आया बी सी, लेकिन बी सी क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, तो बी सी किस में लिया जाएगा, माइनस में, तो ये बना आपके पास 5 मीटर माइनस बी सी कितना है, बी सी है 5 3 8, तो ये आया -3 मीटर, तो आई नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट ये। और ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, यहां पे डायरेक्शन मैटर करेगी, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वहां पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे मैंने बोला फोर्स इस साइड लगेगी तो अलग ही रिजल्ट आएगा, इस साइड लगेगी तो अलग ही रिजल्ट आएगा। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन से दैट जो डिस्प्लेसमेंट में है इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव।
तो इस तरह से आप बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होती है, पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है, लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया और घूम फिर के वहीं पे आ गया तो क्या होगा, तो डिस्टेंस जो वो कुछ ना कुछ आएगी, वो जीरो नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तब तो डिस्टेंस जीरो ही आएगी। ठीक है, तो मोशन के रिस्पेक्ट में बात की हमने, तो लगा पता डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच में डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएट किया हमने इसको, वो बताओ दोस्तों, आई समझ बात की नहीं? ठीक है, ये अब एक और चीज, अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से चलता है और बी तक पहुंचता है, तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन। ए से बी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो उस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। देख लो, टोटल पाथ ए बी और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज अगेन ए बी। तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम होगी, इक्वल होगी। तो पूछ सकते हैं कि किस केस में एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल हो सकती है या सेम होती है। दैट इज द केस ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस केस में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट, या ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है या डिस्प्लेसमेंट कवर की है, वो इक्वल होगी। ठीक है, तो ये याद रखना स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसका जो मोशन होगा उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, सेम आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये नेक्स्ट है आपके पास स्पीड। स्पीड, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो पहले हमने मोशन को स्टडी किया, ऑब्जेक्ट ए से कहां जा रहा है, बी में जा रहा है, ऑब्जेक्ट ए से बी गया। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ए से बी गया उसने टोटल कितना पाथ कवर किया या उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या थी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, ये चीजें डिस्कस की। लेकिन एक चीज छूट नहीं गई यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा तो उसने कुछ ना कुछ तो टाइम लिया है ना, तो यहां पे टाइम इंट्रोड्यूस करने वाले अब। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में है तो वो क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। वो क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। अब कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट इज स्पीड, दैट इज स्पीड। सपोज करो ए से बी जो डिस्टेंस कवर की, दैट इज यू कैन से एस नहीं एक्स। ठीक है, ए से बी कितनी डिस्टेंस कवर की एक ऑब्जेक्ट ने, एक्स। कितने टाइम में, टी टाइम में। ठीक है, तो स्पीड क्या आएगी, तो स्पीड आएगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दैट इज एक्स अपॉन टी। ठीक है, तो स्पीड क्या आई, एक्स अपॉन टी। स्पीड को आप एस से लिख सकते हो। ठीक है, एस से। एक्स क्या है, डिस्टेंस, टी क्या है, टाइम टेकन, एंड एस इज स्पीड। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में, अब इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, देखो जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, ए पॉइंट पे है, ठीक है, ए से वो बी पे पहुंचा, तो ए से जब बी पे पहुंचा इट मींस वो मोशन में है। जब वो ए से बी पे पहुंचा, मोशन में है, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। अगर वो डिस्टेंस कवर करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा ए से बी पहुंचने में। तो उसने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है, दैट इज स्पीड।
तो स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन अपॉन टाइम टेकन ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट ने मोशन में जब था तो कितनी डिस्टेंस कवर की, अपॉन टोटल कितना टाइम लिया, किससे डिवाइड करोगे, टोटल टी टाइम लिया इसने ए से बी पहुंचने के लिए, तो टी से आपने इसको डिवाइड किया। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके यूनिट की, स्पीड के यूनिट की। तो डिस्टेंस को किस में मापते हो आप, मीटर में, टाइम को किस में मापते हो आप, सेकंड में, तो ये बना मीटर पर सेकंड, तो ये बन गया मीटर। सेकंड जब ऊपर जाएगा, अब देखो यहां पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स बता देता हूं मैं। कोई चीज अगर डिनोमिनेटर में है और जब आप उसको ऊपर लेके जाते हो, न्यूमरेटर में लेके जाओगे, ठीक है, तो उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। यहां पे s की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो इट मींस 1 है, जीरो नहीं है, कुछ नहीं है, इट मींस यहां पे क्या है, 1 है, जीरो नहीं है। तो 1 है, जब ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा -1, तो इसको बोलोगे मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये या मीटर पर सेकंड। अब एक चीज और बेसिक सी बताता हूं मैं, इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करोगे तो स्पीड से आपको पता क्या पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज स्पीड। सपोज करो मैं बोलूं कि मैं 1 सेकंड में 3 मीटर गया, 1 सेकंड में कितना गया मैं, 3 मीटर, इट मींस दिस इज माई स्पीड। ठीक है, तो स्पीड की डेफिनेशन तो याद रखनी है आपने कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर बता, या टोटल डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन अपॉन, किससे डिवाइड करना है, टाइम टेकन बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो दिस इज स्पीड। आई समझ बात, स्पीड क्या है, देखो ये सभी मोशन के कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आएगी, और जब उसको टाइम के साथ लोगे तभी आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो ये कवर किया हमने क्या, स्पीड। आई समझ बात। ठीक है, तो स्पीड जो है, अब देखो स्पीड क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस एंड टाइम पे। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और टाइम भी क्या है, स्केलर है। तो ये जो स्पीड हुई ये भी क्या आएगी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो पता, इट मींस स्पीड जो होगी वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि स्पीड इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आई समझ बात। ठीक है, ये तो ठीक है दोस्तों, लगभग 53 मिनट्स हो गए हैं। ठीक है, तो बाकी कल डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने समय तक यहाँ पे इस क्लास में बने रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे इन डिसिप्लिन। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए, जो भी डॉट आपके दिमाग में आते हैं वो सबके दिमाग में आते हैं, तो अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं इसके काबिल हूं, ये सबके दिमाग में आती चीजें। जो टॉप किया इस साल उसने भी इस चीज को फेस किया है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस के दौरान ये चीजें आएगी, मोटिवेट हाई लेवल पे मोटिवेशन भी होगी आपको, कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट भी हो जाओगे, लेकिन बस अपने आप में एक चीज याद रखनी है कि अपने आप को आपके पिछले कल से आज आपने आपको बेहतर बनाना है। आपका कंपटीशन अपने आप से सिर्फ, ठीक है, जो फर्स्ट आया है उसके साथ अगर आप इसी लेवल पे आप अपना कंपैरिजन करोगे तो वो पीछे ही रहोगे आप। लेकिन जिस दिन जो टॉपर आया है, जिस दिन उसने पहला दिन से स्टार्ट की थी ना, तो वो ऐसा ही लो फील कर रहा होगा, वो आपके जैसा ही था नॉर्मल। ठीक है, लेकिन उसने इस जर्नी में जो हासिल किया है उसमें उसने टाइम लिया है, मेहनत की है,
उस टाइम वही डिफरेंस है, वो मेहनत और जो टाइम दिया उसने, वो डिफरेंस है आपके बीच में और उसके बीच में। ठीक है, तो हर इंसान में कैपेबिलिटी होती है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने आप को वही ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उसके लिए आपको देखो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लेके आओगे, ठीक है, तो ही चीजों को अचीव कर पाओगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? यही है डिसिप्लिन का फर्क। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो ना, तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। ठीक है, जो आप करना चाहते हो वो आप डेली कर पा रहे हो, इट मींस आप डिसिप्लिन में हो। क्या पता, आपको पता है कि इस टाइम पढ़ाई करनी है, तो उस टाइम आप बुक के पास पहुंच गए, इट मींस आप डिसिप्लिन में हो, मोटिवेटेड हो। लेकिन आप बहाने लगा रहे हो, नहीं थोड़ी देर बाद पढ़ता हूँ, अभी वहां घूम आता हूँ, अभी शादी में जाता हूँ, तो इससे क्या होगा, इट मींस ये चीजें आपको आपके गोल से दूर करेगी। ठीक है, तो मेरे ओपिनियन में आप अपने आप में बेस्ट हो, बस अपने आप को आप अपने आप से बेहतर बनाने की कोशिश करो। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो। अगर नया नहीं सीखना है तो जो चीज आपको कल आती थी उसको और अच्छे से सीखो। ठीक है, ये नहीं कि एक कंसेप्ट आपको पिछले कल आता था, आज आपने नहीं सीखा कोई नया कंसेप्ट, लेकिन पिछले वाला कंसेप्ट आपको फिर भी पिछले दिन की तरह आता, तो इट मींस आप अपने आप से कंपीट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप अपने आप से कंपीट नहीं कर पाओगे तो फिर कहां कंपटीशन में आओगे। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो का एंड करता हूँ। कभी कभी मेरे अंदर का बुजुर्ग जो वो जाग जाता है, तो मैं है ना ज़्यादा ही बोलने लग पड़ता हूँ। ठीक है, तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।